ऑलराइट सर, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज का एपिसोड मुझे जो बहुत ही स्पेशल लग रहा है, चूंकि एक तो टॉपिक हमने चुना है 1992 का वर्ल्ड कप, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक क्रिकेट का कामयाबी और मार्का है, और उसको विटनेस किया था जिन शख्सियत ने, और एज अ कमेंटेटर, एज अ मुबस्सिर, एज अ जर्नलिस्ट पाकिस्तान टीम के साथ थे, बहुत क्लोजली देखा। और वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट की जो नब्ज है ना, मैं कहता हूँ जी उस पर हाथ होता है इनका। इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ओवर 400 टेस्ट मैचेस के साथ साथ किताब भी लिखने अभी लॉन्च की है, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही जबरदस्त किताब है। कमर अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। वालेकुम सलाम गफार। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो बताएं बॉस, आपने तो पूरी दुनिया घूमी है पाकिस्तान टीम के साथ, क्रिकेट के साथ, लेकिन इस कोरोना ने तो हम सबको घर पे बिठा दिया है। अब खबर आई कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रही है। तो सर, एक तो ये कितना मुश्किल है, आपने भी शायद इतने लंबे कैरियर में ये कभी नहीं फील किया होगा जो हमने एक महीने में फील किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशआइंद खबर है ये कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी, और खुदा करे कि ऐसा ही हो। और हम सब की ख्वाहिश भी यही है कि क्रिकेट एक बार फिर शुरू हो, और खासकर पाकिस्तान की क्रिकेट का दौरा इंग्लैंड का तो हमेशा काफी अहम होता है। तो लेट अस होप के थिंग्स गेट इजियर। इंशाल्लाह सर, उम्मीद करते हैं। क्रिकेट का हम सबको इंतजार है, बड़ी उसकी कमी महसूस कर रहे थे हम लोग। और अब 1992 का वर्ल्ड कप, जनाब पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में जब वर्ल्ड कप जीता, आज डिफरेंट एंगल से इसको कवर करेंगे कमर साहब के साथ के वर्ल्ड कप से पहले क्या हो रहा था, वर्ल्ड कप के दौरान क्या हुआ, और फिर बाद की कहानी भी बहुत सारी कमर भाई से ज्यादा कोई नहीं जानता। कमर भाई, बहुत सारी बातें हमने सुनी 92 के वर्ल्ड कप से पहले। वकाय यूनुस की इंजरी, मियादाद को ले जा रहे थे, नहीं ले जा रहे जी, थे, सिलेक्शन के क्या प्रॉब्लम थे, इमरान खान खुद कितने फिट थे 87 के बाद अवाम की रिक्वेस्ट पे वापस आए थे। कमर भाई, कितना मुश्किल सिनेरियो था, या कैसे तैयारी थी पाकिस्तान टीम जब जा रही थी? जावेद मियांदाद कुछ जो हमने पढ़ा, नहीं लिया जा रहा था, उनको शायद मैचेस खेलने पड़े, उनको अपनी फिटनेस प्रूव करनी पड़ी। असल हकीकत क्या थी कमर भाई? देखिए इस वर्ल्ड कप 92 के शुरू होने से पहले मैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में था। मैं टेस्ट सीरीज कवर कर रहा था भारत की, जब शेन वॉर्न ने डेब्यू किया था, और तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई और रवि शास्त्री ने डबल सेंचुरी बनाई। तो 150 रन देकर एक विकेट ली थी शेन वॉर्न ने। तो मैं समझा कि ये बिल्कुल बेकार सा बॉलर है, लेकिन साबित ये हुआ कि मैं गलत साबित हुआ। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू हुआ उस सीरीज के बाद, और पाकिस्तान की टीम जब पहुंची वहां पे, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो गई कि पाकिस्तान के दो स्ट्राइक बॉलर वसीम और वकार, उसमें से वकार यूनुस को बैक ट्रबल हो और उनको वापस भेजना पड़ा। ये वार्म मैचेस में भी वो नहीं खेल पाए। और उसके बाद दूसरी जो अफसोसनाक खबर ये थी कि पाकिस्तान का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन जावेद मियांदाद को ये लोग ड्रॉप करके चले गए, छोड़ के चले गए। और वो अजीब एक सानिया था और बड़ा ताज्जुब खेज खबर थी। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जब ये रियलाइज किया कि जावेद मियांदाद तो पाकिस्तानी में है, तो इनको वहां भेजा, एंड दैट वाज द राइट डिसीजन। इसलिए कि देखें, पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो जीता ही जीता, लेकिन जावेद मियांदाद डिस्पाइट प्रॉब्लम के, उनके स्टोमक में प्रॉब्लम थी। उनका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टोमक की, जो झिल्ली होती है, उसमें उनको प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो बीमार भी थे, लेकिन ही टर्न आउट टू बी द सेकंड बेस्ट मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कप। मार्टिन क्रो के बाद सबसे कामयाब बैट्समैन जो वर्ल्ड कप के थे, उनका कंट्रीब्यूशन वसीम अकरम के अलावा और इमरान खान खुद उनके अलावा, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जावेद मियांदाद का, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर। कमर भाई, क्या लगता है कि जो जावेद मियांदाद को ले जा नहीं रहे थे, या जो मामला था, ये पीछे कहानी क्या थी? कुछ लोग समझते हैं कि जावेद मियांदाद के खिलाफ साजिश हो रही थी, सियासत हो रही थी, ऐसा कुछ था? या हमारे यहाँ जो हमेशा होता है कि सीनियर बैट्समैन जब अपने कैरियर के एंड पे आता है तो बस उसको किसी तरह खुदा हाफिज करने की तैयारी होती है। क्या जावेद मियांदाद को खुदा हाफिज ऑलमोस्ट कह दिया गया था? देखिए, सियासत का अंसर तो हमेशा हमारी क्रिकेट में रहा है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि जावेद मियांदाद को ड्रॉप करने में कोई सियासत थी। जावेद मियांदाद वाज नॉट वेल, और हमें सबको पता था। और लेकिन वो ऐसे डिटरमिन्ड कैरेक्टर है जावेद मियांदाद, और कॉन्फिडेंट आदमी है, फाइटिंग क्वालिटीज उनके अंदर हमेशा से रही है।
कि डिस्पाइट ऑल हिज प्रॉब्लम्स कि उनका पेट अपसेट था और बहुत सारी डॉक्टर्स ने भी उनको कह दिया था कि आप वर्ल्ड कप का फाइनल भी नहीं खेल सकते और सेमीफाइनल भी नहीं खेल सकते, इसलिए कि जिस तरह से उनको पेट में दर्द रहा करता था म्यूकस मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से पेट की झिल्ली। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस का मुजाहरा और जिस कंसिस्टेंसी का मुजाहरा जावेद मियांदाद ने वहां पहुंचने के बाद किया, यानी वार्म अप गेम था कैनबरा में, कैपिटल में ऑस्ट्रेलिया के, और मैं जावेद मियांदाद जब लैंड किए तो मैं उनसे मिलने गया और मैंने काफी उनसे पूछने की कोशिश की कि तुमको क्यों ड्रॉप करके वहां पर छोड़ कर ये पाकिस्तान। तो वो साफ साफ मुझे नहीं रहते, लेकिन मुझे पता था कि ही वाज नॉट इन गुड शेप, ही वाज नॉट मेडिकली फिजिकली द ट्रूथ। इट गोज टू हिज क्रेडिट कि वो इतना बड़ा फाइटिंग क्वालिटीज का खिलाड़ी कि उसने सब चीज़ों को, सहूबतों को, मुश्किलात को और दर्द और पेन को, तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए उसने जिस तरह से इमरान और इमरान की टीम को और पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट किया, वो मैं समझता हूँ कि वो हिस्ट्री में हमेशा गोल्डन वर्ड से लिखा जी मैं बोलता हूँ कमर भाई, जो आपने जैसे कहा कि उनको भेजा गया गवर्नमेंट वगैरह ने, तो फिर उनको भेजा कैसे गया, फिर वो किसका ऑफर चली, किसने बात की, और इमरान खान साहब की क्या ओपिनियन थी उनके टीम में आने के हवाले से? देखिए, इमरान को तो जावेद की क्वालिटी और पोटेंशियल और स्ट्रेंथ का पता है। इमरान को सिर्फ यही खदशा था कि ये कहीं वर्ल्ड कप में जाकर ये बीमार ना हो जाएं और ये ना हो, और जिसकी वजह से टीम को काफी इसका असर हो जाए। लेकिन जो भी सोच हो एक कैप्टन की और या सिलेक्टर्स की जिन्होंने टीम सेलेक्ट की थी आने के लिए या जावेद मियांदाद को ड्रॉप करने के लिए, वो सब गलत साबित हुई। इसलिए कि जावेद मियांदाद ने बिल्कुल सबको गलत साबित कर दिया। और जिस डिटर्मिनेशन के साथ और जिस महारत के साथ वो बैटिंग कर रहे थे इस 92 के वर्ल्ड कप में, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। और साथ साथ गाइडेंस, इमरान जैसे कप्तान को गाइडेंस देना एक सीनियर खिलाड़ी का, ये सिर्फ जावेद मियांदाद जैसे एक खिलाड़ी की क्वालिटी और पोटेंशियल वाले का काम। और मैं समझता हूँ कि लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू जावेद मियांदाद फॉर व्हाट पाकिस्तान अचीव्ड इन द एंड। कमर भाई, जब पाकिस्तान की टीम आई और आपने जैसे बताया कि आप पहले से वहां मौजूद थे, ऑब्वियसली जावेद मियांदाद जैसा खिलाड़ी उस वक्त डाउटफुल हो, वकास यूनिस जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर वो अनफिट होकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, इससे बड़ा धचका तो कोई पहुंच ही नहीं सकता था, जो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो था। अच्छा, हमारी बैटिंग में भी इंजमाम अभी नए थे, यकीनी तौर पर रमीज राजा स्टैब्लिश हो गए हुए थे, लेकिन आमिर सेल भी नए थे, सलीम मलिक का कोई खास फॉर्म नहीं था, मुश्ताक आकिब भी यंग फास्ट बॉलर थे। क्या बातें क्या हो रही थी कमर भाई, उसको रेट कर रहा था पाकिस्तान को, या आप बीइंग अ जर्नलिस्ट समझते थे कि ये टीम वो कि इमरान खान जैसे कप्तानी क़यादत में तो हमेशा से किसी पाकिस्तान टीम को राइट ऑफ ही नहीं किया जा सकता था, लेकिन क्या एनालिसिस थे प्रेडिक्शंस में, पाकिस्तान को कहीं रेट भी किया गया था उस वक्त? देखिए, पाकिस्तान की टीम हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रही थी और मानी जाती थी, और लोग हमेशा यही समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज देगी। लेकिन सरप्राइज इस सूरत में दे रही थी कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रही थी पाकिस्तान। यानी किसी को 75 के वर्ल्ड कप में और 79 के वर्ल्ड कप में, 83 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फेवरेट्स। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का और टैलेंट पाकिस्तान की टीम में हमेशा से रहा है, उसको लोग कभी डिनाई नहीं कर सकते। और ये पाकिस्तान की टीम आप देखें कि इंडिया से हार गई, इंग्लैंड से बच गई बारिश की वजह से, वो तो बहुत वाइटल मैच था जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा बोनस एक पॉइंट का मिल गया था कि एडिलेड के मैच में ये 74 रन पे पाकिस्तान की टीम आउट हो गई और उन्होंने 15 रन किए थे और बारिश आ गई और पाकिस्तान की टीम, उसके बाद ये इंडिया से हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए। लेकिन इनको जो मिला और इम्पिटस, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार दिया पर। और वहां से जिस वक्त ये इमरान ने कैप्टन कहा कि फाइट लाइक ए कोऑर्डिनेट टाइगर, तो और उन्होंने एक टाइगर की फोटो भी लगा ली अपने टी शर्ट पर टीम को पंप अप करने के लिए, which turned out to be absolute magic for Pakistan and पाकिस्तानी स्पिरिट। कि जब ये पहुंचे साउथ अफ्रीका से ब्रिस्बेन में हार के,
जहाँ पर इंजमामुल हक एक फनी तरीके से रन आउट कर दिया उनको जॉन्टी रोड से डाइव मार के। और इंजमामुल हक तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की दुनिया के माहिर हैं रन आउट होने में, हमेशा रहे हैं। तो वो जब पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से पहली दफा जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड कप में खेलने की इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद फिर पाकिस्तान जब क्राइस्टचर्च पहुंची है और वहां पर रवि राजा ने सेंचुरी मारी इस मैच में, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड टीम को किसी टीम का हार थी किसी मैच वर्ल्ड कप अनबीटन थी, और जब उसको मारा तो उसके बाद इनके हौसले और भी बुलंद हो गए पाकिस्तान की। और जो जिस तरीके से ये सेमीफाइनल जीते हैं ऑकलैंड के ईडन पार्क, आप देखें वहां एक यंग बॉय जिसपे भरोसा करके इमरान खान एज ए कैप्टन ले गए थे उनको वर्ल्ड कप में खिलाने के लिए इंजमामुल हक को, और वो मैच में सेमीफाइनल में खेलने को तैयार नहीं थी। ही रिफ्यूज टू प्ले, और उन्होंने कहा कि मैं अनफिट हूँ, मैं नहीं खेल सकता, लेकिन इंसिस्ट किया पाकिस्तान के कैप्टन इमरान खान कि तुम्हें कुछ भी हो तुम्हें खेलना पड़ेगा। एंड व्हाट ए डिसीजन, ग्रेट डिसीजन इट वाज। आप देखें कि एक ऐसे मौके पर कि जिस वक्त हार जीत का फैसला किसी के फेवर में हो सकता था कि मार्टिन क्रो ने से ज्यादा मैं समझता हूँ कि टारगेट था, और 37 बॉल पे इंजमामुल हक ने 60 रन बना दिए। दैट एक्ट वर्कड एज ए मैजिक आफ्टर जावेद मियांदाद और इमरान की पार्टनरशिप जो हुई थी, मैं समझता हूँ जो स्टेबल कर दिया उन्होंने एरीज को, और उसके बाद आकर आइसिंग ऑन द केक जिसे कहते वो एक यंग बॉय टोटली इनएक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर इंजमामुल हक ने आके 37 बॉल में 60 रन बना दिए। उसके बाद मोइन खान ने काम दिखा दिया, छक्के मार दिए गए कवर में, और इट वाज ए ग्रेट विक्ट्री। मैंने जिंदगी में अपनी एज ए क्रिकेट साथी और कमेंटेटर मैंने किसी भी इंटरनेशनल टीम को आंसुओं से रोते हुए नहीं देखा। जो मैंने सीन देखा वो सेमीफाइनल हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम की, कि वो रैप ऑफ ऑनर तो ले रहे थे क्राउड से ग्राउंड के अंदर, लेकिन आंखों से आंसू जारी थे उनके, और क्राउड उनको बेइंतहा अपलॉड कर रहा था जिस तरह से उन्होंने फाइट किया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। बिल्कुल पाकिस्तान आपने कहा, थोड़ी सी इसकी जर्नी बनाते हैं। तो भी उन्होंने इसी तरह से सराहा। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो कमर भाई पहला मैच ऑकलैंड में हुआ 22 फरवरी 1992 को, और गालिबन न्यूजीलैंड की वो टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को जिस अंदाज से पहला मैच हराया था 37 रन से। मार्टिन क्रो उस जमाने में बड़े ग्रेट कैप्टन, आउटस्टैंडिंग बैटिंग भी की, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, न्यूजीलैंड बहुत फेवरेट था। लेकिन आप क्या समझते हैं वो जो पहला मैच था, आई थिंक न्यूजीलैंड ने तो टोन सेट कर दी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने गिरा दिया था, ऑस्ट्रेलिया का होस्ट गिरा। गफार पहला मैच जो था गफार वो क्राइस्टचर्च में था। जी हाँ बिल्कुल ठीक। न्यूजीलैंड का जो क्राइस्टचर्च में था, लैंकास्टर पार्क में, जो कि अब नहीं है ग्राउंड वहां पर ज़लज़ले की वजह से, जब से क्राइस्टचर्च में चले। लैंकास्टर पार्क में पहला मैच था कि पाकिस्तान ने उनको शिकस्त नहीं दी, और दूसरा जी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही? हेलो, आवाज चली गई। जी कमर भाई, आप मुझे आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, मैं ये कह रहा था कि उस सेमीफाइनल के जीतने के बाद जिस तरह का जश्न मनाया गया पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, और पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान के खैरखाओं में, फैंस में, सपोर्टर्स में, पूरी दुनिया में, खासकर पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि मैंने जिंदगी में इस तरह के सीन कभी देखे नहीं पाकिस्तान के टेस्ट मैच जीतने में, या पाकिस्तान के किसी और वर्ल्ड कप के मैच जीतने में। जो जिस तरह की खुशी ये मनाई गई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया, और पहली दफा वर्ल्ड कप के फाइनल। ये ऐसा वर्ल्ड कप था कि इससे पहले कभी वर्ल्ड कप कलर्ड क्लोथिंग में नहीं हुआ, व्हाइट बॉल से नहीं हुआ, फ्लडेड क्रिकेट नहीं हुई, ब्लैक स्क्रीन कभी नहीं था। ये सब चीजें जो कैरी पैकर लाए थे 1977 में, तो उन्हीं की सरजमीन पे, कैरी पैकर की सरजमीन पे
ये पहला वर्ल्ड कप था इसमें कलर क्लोथिंग, व्हाइट बॉल, ब्लैक स्क्रीन, फ्लड lit cricket, and what a magnificent it was to see Pakistan reach the final at the MCG. वो सीन देखने का मिलता है MCG का फाइनल। 87,000 से ज्यादा लोग कचाकच भरे हुए और मजे का खेल बात ये थी, गफार ये सुनने वाली बात है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी ने सबको एक एक लेटर दे दिया मीडिया के लोग कि जिनकी टीम फाइनल में होगी वो मेन प्रेस बॉक्स में बैठेंगे, जिनकी टीम फाइनल में नहीं होगी वो प्रेस बॉक्स से बाहर बैठेंगे ओवरफ्लो में। जब ये समझ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फाइनल में आ जाएगी, ओके, और पहुंच गई पाकिस्तान की टीम। तो जब मैं ग्राउंड में पहुंचा फाइनल में, यानी कतार लगी हुई लोगों की ग्राउंड में आने के लिए, मैच देखने के लिए फाइनल। ऑस्ट्रेलिया सारे पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए कि इनकी एक ट्रेडिशनल तारीखी राइवलरी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। तो मैं जब पहुंचा तो देखा कि सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को मेन बॉक्स से निकाल दिया गया, अच्छा, और उनको ओवरफ्लो में डाल दिया, और बैठे हुए अंग्रेज जर्नलिस्ट इंग्लैंड की टीम के और ऑस्ट्रेलिया की जर्नलिस्ट के, और मैं कमेंटेटर था टेलीविजन का। मैं जैसे ही घुसा अंदर, देखा कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, तो मैंने पूछा उसके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से आईसीसी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के, भाई हमारे जर्नलिस्ट किधर है? उन्होंने बोला नहीं वो कुछ प्रॉब्लम है, तो हम ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्टों को नाराज करना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा आई एम गोइंग टू कॉल माय लॉयर, मैं अभी अपने वकील को बुलाता हूँ और ये लेटर मेरे पास, मैं आपको सू करूंगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स से, आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। हेलो, जी जी कमर भाई, आप मतलब ये आपका ये खत है, हाँ, और अगर आप बाहर बैठाएंगे तो मैं वकील को बुलाता हूँ और आपको डैमेजेस के लिए सू करता हूँ। ओके, तो फिर वो एकदम से घबरा गए और सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को फौरन लेके उनको अंदर आना पड़ा। और कमर भाई मैंने कौन कहा कौन 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 ऑस्ट्रेलिया, से जर्नलिस्ट गए हुए थे और कितनी तादाद थी पाकिस्तान से उस वक्त जो गए हुए थे? आपको हैरानी होगी कि जर्नलिस्ट जो जेन्युइन जो गए थे वो गए थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो हॉकी और वहां भुट्टो साहब के सेक्रेटरी खालिद हसन को भेज दिया जर्नलिस्ट को। अच्छा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो गेस्ट थे वो आप हैरान होंगे कौन थे, जस्टिस नसीम हसन शाह, ठीक है, और पाकिस्तान के उस जमाने के स्पोर्ट्स मिनिस्टर में जिनका नाम भी नहीं जानता हूँ कि वो कौन थे, और ये सारे के सारे एज ए गेस्ट गए हुए थे वहां पे। लेकिन जो जर्नलिस्ट जो थे, फारूक मजहर हॉकी के और खालिद हसन, ये सारे, और उमर कुरैशी, इन सब लोगों को बाहर निकाल दिया। हाँ हाँ, मैं इन सब लोगों को थ्रेट करके वापस आया, और जब ये वर्ल्ड कप का फाइनल शुरू हुआ और ये पाकिस्तान के फेवर में दो बॉलों ने वसीम अकरम के जादूगरी जो जिसे कहते हैं एक फास्ट बॉलर की दिखाई, तो चेहरे देखने काबिल थे प्रेस बॉक्स में बरतानिया के जर्नलिस्टों के और क्राउड में उन लोगों के जो बरतानिया के सपोर्टर्स थे। खुशी इस बात की थी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, 87,000 पीपल इन द ग्राउंड, वो पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे थे ऑस्ट्रेलियंस, ठीक, और उसमें पाकिस्तानी सपोर्टर्स भी थे। मैं आपको ये बताता हूँ कि उस जमाने में नया नया मोबाइल फोन आया था और ईमेल शीमेल कुछ नहीं था, और टेलेक्स का जमाना था, और नई नई फैक्स मशीन आई थी। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, इतना बड़ा यानी अनफॉरगेटेबल मोमेंट, बिल्कुल, और टाइपराइटर मेरे हाथ में, टाइपराइटर पर मैं काम कर रहा था। तो पाकिस्तान के जीतने की वजह से 125 जर्नलिस्टों के लिए 2 फैक्स मशीन रखी हुई थी सिर्फ, और पाकिस्तान के जीतने की वजह से तो मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक तो मैं कमेंटेटर टीवी का, और दूसरी ये कि हर आदमी चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान के बारे में एक कॉलम लिख दूं, हर दुनिया के अखबार वाले क्रिकेट के वो चाह रहे थे, या मैं कोई इंटरव्यू दे दूं। आप यकीन मानिए कि टाइपराइटर पे बैठा हुआ, और टाइपराइटर मेरा बिल्कुल गर्म हो गया था कि मैं हर थोड़ी देर बाद 800, 600, 700 वर्ड लिख के दुनिया को भेज रहा था, डॉन अखबार को जिसकी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था।
उसको सबसे पहले मैंने फैक्स भेजा पाकिस्तान की विक्ट्री पे, और वो डॉन अखबार ने पहली दफा अपनी हिस्ट्री में फ्रंट पेज की हेडलाइन पे खबर छापी। आप देखें कि ओलंपिक जीता हॉकी में, वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप जीता, और वर्ल्ड कप अपना जहांगीर खान वर्ल्ड चैंपियन हो गए, लेकिन क्रिकेट की खबर वर्ल्ड कप जीतने की डॉन अखबार ने अपने फ्रंट पेज की बैनर हेडलाइन में मेरे भाईजान के साथ छापी। तो मेरी बहन ने यहाँ से कराची से फोन किया सिडनी, और जब मैं फ्लाई करने वाला था वापस पाकिस्तान और इंग्लैंड जाने की, उसने कहा कि आपकी खबर फ्रंट पेज की हेडलाइन है और ये आप आके देखेंगे। तो मैं तो खुशी से फूले नहीं समाया। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कारनामा था, ग्रेटेस्ट मोमेंट था, बिल्कुल। एंड पाकिस्तान के लिए ग्रेटेस्ट मोमेंट था। बल्कि मैं जो सबसे अफसोसनाक बात थी वो ये थे कि वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम है, वो जिंदगी में कभी किसी क्लास की क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेले नहीं और न किसी की तरफ से। दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज। और 2-4 महीने के बाद पाकिस्तान का टूर था इंग्लैंड का, जावेद मिर्जाद कप्तान बना दिया गया। शोल्डर इंजरी तो थी इमरान खान, लेकिन वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इंटरेस्टेड थे इंग्लैंड जाने के लिए एज ए कैप्टन। व्हाट हैपेंड इन द मिडिल बिटवीन वर्ल्ड कप विक्ट्री एंड पाकिस्तान गोइंग टू इंग्लैंड, इस बीच में पाकिस्तान के जीतने के वर्ल्ड कप और पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड के बीच में आपस में खिलाड़ियों में क्या हुआ, जी जी। ये इसमें बड़े शकूक शुबहात हैं मुझे। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं मैं एज ए सहाफी लिख नहीं सकता। सिर्फ मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मुझे काफी शकूक शुबहात थे कि इमरान खान जो कि इतने कीन थे इंग्लैंड का दौरा करने के लिए एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट टूर, और वो जा नहीं सके। और जब पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीत गया इंग्लैंड में जावेद मिर्जाद की कप्तानी में, तो उन्होंने फिर रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। जिंदगी में कभी वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेवर प्लेड फॉर हिज कंट्री अगेन। दैट इज अ मिस्ट्री। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बिल्कुल इस टॉपिक पे आऊंगा मैं आखिर में कमर भाई, 5-10 मिनट से बात करेंगे। लेकिन 92 के वर्ल्ड कप पे अगर वापस आए, क्योंकि आप बीइंग अ कमेंटेटर, बीइंग एनालिस्ट बड़ा क्लोजली देखा, आप समझते हैं कि 92 के वर्ल्ड कप में जो हम जब उसको हमारी एजेस में तो हमने जिस तरह देखा वो उतना उस वक्त यादों में नहीं था, लेकिन बाद में जब देख के अंदाजा हुआ Yeah. पढ़ के, आई थिंक वो वर्ल्ड कप बड़ी हद तक न्यूजीलैंड का बन गया था। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे जी थे, जी दीपक पटेल ओपन कर रहे हैं और साथ साथ मार्क ग्रेट पैच जो है वो पहले पिंच हिटर या एक बहुत तेज खेलने वाले ओपनर जिनको मार्टिन क्रो ने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। आई थिंक पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप उनके हाथों से छीना है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अफसोसनाक था न्यूजीलैंड के लिए कि जीता हुआ मैच जिसको कोई बिलीव नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान ये टारगेट चेज कर लेगा 260 रन, और अनहोनी को होनी बना दिया पाकिस्तान के इमरान खान की और जावेद मिर्जाद की बैटिंग ने। और फिर उस पे सोने पे सुहागा ये कि एक यंग बॉय, इनएक्सपीरियंस्ड, अनटेस्टेड, अनट्राइड, इंजमामुल हक, उसने वो जौहर दिखाया बैटिंग के कि दुनिया उनकी गुरबिदा हो गई। 37 बॉल में 60 रन, और एक बीमार शख्स जो कि खेलने को राजी नहीं था वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, उसने इमरान के कहने पे और इमरान के इंसिस्टेंस पे, इमरान ने कहा कुछ भी हो जाए तुम खेलोगे चाहे तुम नहीं, कितने भी उन्होंने कहा, बीमार हो। मुझे लगता है उन्होंने हुक्म दिया होगा बेटा तुमने खेलना है। जी हाँ, वो उसको एक रात पहले से मेंटली तैयार किया हुआ था। सही। वो एक रात पहले से वो बीमारी की खबरें लोगों को सुना रहे कि मैं, मेरा पेट खराब है, मैं, मुझे बुखार है, मुझे फला है। सही। लेकिन जो होना होता है उसको कोई कमल रोक भाई, नहीं जो सकता। आपने जिक्र किया था इंग्लैंड का, ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान इंडिया से आ रहा, साउथ अफ्रीका से क्लोज मैच आ रहा जो बारिश की नजर हो गया था। फिर सूरत हाल आ गई आखिर में, एक मस्ट विन मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और फिर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट पर्थ। बिल्कुल यहाँ वसीम अकरम के ऊपर बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। एक सिर्फ उस मैच की क्या यादें, और दूसरा पाकिस्तान को फिर भी डिपेंड करना था कि ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच, आई थिंक उनका जो वेस्ट इंडीज से था, ऑस्ट्रेलिया वो जीता था। अगर वेस्ट इंडीज जीतता तो वेस्ट इंडीज माइट बी इन द सेमीफाइनल्स, ऐसा ही था सर? वो वहां, जी वहां पर कुछ रन रेट का भी मामला आ गया था। जी हाँ, रन रेट का। हाँ, तो वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के फेवर में वो हो गया। एंड मैं समझता हूँ बहुत लकी थी पाकिस्तान की। एक तो आखिर में जिस तरह से ये जीतना शुरू कर दिया उन्होंने हारने के बाद, और वो मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ जो ड्रॉ हुआ 74 रन पे आउट होने के बाद,
जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि वो एक पॉइंट डिवाइन ही सर हमें आगे ले इंटरवेंशन, गया आप है। डिवाइन इंटरवेंशन बिल्कुल। जिसे कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो गैब से किसी ने हेल्प की पाकिस्तान की, और जिस तरह से जीते हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में। मैं रात के 3:30 बजे, आप यकीन माने, जी, जी। कि मैं आखिरी सहाफी था जो एमसीजी के ग्राउंड से निकलकर अपने होटल गया सोने के लिए। रात के 3:30 बजे मैं आखिरी आदमी था जो एमसीजी से निकला। और जब मैं बाहर निकला एमसीजी के ग्राउंड से, जी, जी। तो अंग्रेज जो थे सपोर्टर्स, इंग्लिश फैंस, जी, जी। वो अभी तक पार्क में लेटे हुए और रो रहे थे, टू टेल यू द ट्रूथ। और जब उन्होंने मुझे देखा कि ये कमेंटेटर निकल रहा है एमसीजी से रात के 3:30 बजे और टैक्सी में बैठ रहा है, तो उन्होंने मुझे दो चार रूड किस्म के अल्फाज से भी नवाजा, अच्छा, 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 जोर अच्छा। जोर से नारे लगाए मुझ पे, लेकिन आई कुड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। तो लेकिन जो डिजर्विंग टीम थी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वसीम अकरम ने और जिस तरह से मुश्ताक अहमद ने और इमरान की कप्तानी ने, उसके अलावा और जावेद मियांदाद की बैटिंग ने, पूरी टीम, इनफैक्ट टू टेल यू द ट्रूथ, कि एक दफे जब ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने मार दिया, तो फिर ऐसा लगता था कि दे आर अनस्टॉपेबल, और वो किसी से रुक नहीं सकते। मैंने कहा ना कि डिवाइन इंटरवेंशन, एक चीज इसमें मैं कि जरूर आपकी राय लूंगा कमर भाई। 92 के वर्ल्ड कप में मुश्ताक अहमद बहुत यंग लगी थे और पाकिस्तान ने उनको बड़ा रेगुलर खिलाया। फाइनल में भी उन्होंने बड़ी की विकेट्स लिए। आप समझते हैं कि डिस्पाइट नॉट हैविंग अ वेरी आउटस्टैंडिंग एक स्क्वाड, क्योंकि वकार नहीं थे और अभी तो सईद अनवर पाकिस्तान की ओडीआई टीम का रेगुलर फीचर नहीं थे। हाँ, अगर हम याद करें सर, वो दो जो खिलाड़ी थे, एक तो इकबाल सिकंदर थे और एक जी और हाँ, जो मुझे जहन में भी नाम नहीं आ रहा, जो वसीम हैदर आई गेस। वसीम हैदर थे हाँ, वो। ये दौरा भी हाँ। कभी दोबारा नजर नहीं आए पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के अंदर। मतलब आप समझते हैं कि मुझे लगता है कि 11 में से शायद 5 या 6 खिलाड़ी हमारे पक्के थे, बाकी सपोर्टिंग रोल में थे। और ऐसी टीम से बिल्कुल, जीत निकलवाना ये शायद एक किस्मत और दूसरा इमरान खान की खासा था। मैं समझता हूँ कि इमरान खान वेरी लकी पर्सन, हम्म। और लकी के अलावा ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ हिज टाइम। आप कपिल देव, हेडले और गौतम जिसको भी ले, मैं मेरी नजर में इमरान खान एज ए ऑलराउंडर उन तीनों से बेहतर थे। ठीक। एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, खासकर एज ए स्ट्राइक बॉलर, यानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा। आप देखिए, मैंने लिंडवॉल मिलर, ट्रूमन स्टेथम, लिली टॉमसन, मार्शल रॉबर्ट्स, गार्नर, क्रॉफ, वाह। और इन सबको मैंने देखा हुआ है, वेस्ले हॉल, और सबको। मैं मतलब जो समझता हूँ कुछ हम कि जो यूट्यूब पे देखने जाते हैं वो कमर भाई ने अपनी बॉलिंग का, आंखों से देखा हुआ सब, जो हम यूट्यूब पे या देखने और जाते जो हैं। मैंने दो बॉलिंग के स्पेल ऐसे देखे हैं अपनी जिंदगी में कि मैं उनको कभी जिंदगी में कभी इरेज नहीं कर सकता। एक तो माइकल होल्डिंग की 14 विकेट ओवल के ग्राउंड में जब पहले टूर पे वो आए थे, और टोनी ग्रेग इंग्लैंड के कैप्टन थे, तबाह बर्बाद कर दिया, इतनी पेस और स्पीड। और एक कराची का टेस्ट 1982 का, जिसमें इमरान खान यूनिवर्सिटी रोड एंड से गेंद कर रहे थे, मैं अपनी आंखों को बिलीव नहीं कर सकता। इतनी सेंसेशनल फास्ट बॉलिंग हम्म। और इतनी खौफनाक अनप्लेबल। आपको याद होगा कि एक ओवर में शायद उन्होंने 3-4 विकेट ले ली थी, जी, 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 जी। और उसकी प्राइस भी उनको बहुत ही हेवीली पे करने पड़ गई, इसलिए कि उनका शिनबोन डैमेज हो गया और वो 2-2.5 साल क्रिकेट नहीं खेल सकते। बिल्कुल ठीक। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग दैट आई हैव विटनेस्ड इन माय लाइफ। तो एक तो दूसरी कि पढ़े लिखे आदमी, कप्तानी भी वो सही कर रहे थे, कप्तानी में उनको हेल्प भी काफी मिल रही थी जावेद मियांदाद वगैरह से। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो जावेद मियांदाद आ जाते थे। फिर वसीम की बॉलिंग, वसीम अकरम पे आप नो कुछ डाउट। भी कहीं का इल्जाम लगा लें, लेकिन दुनिया ये उनको ये तो कहती है कि ये क्वार्टर फाइनल हरवा दिया, खेले नहीं, लेकिन ये नहीं कहती कि ये मैच भी जितवा दिया वर्ल्ड कप का 1-2 बॉलों से। जी हाँ, 92 के वर्ल्ड कप में मेन बॉलर वो आकिब जावेद थे सिर्फ। तो मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद का कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा था। हम्म। ये एक वकार यूनुस के ना होते हुए, और आकिब जावेद की एक्यूरेट सीम बॉलिंग, और पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान बहुत ज्यादा पम्प्ड अप हो गया था ऑस्ट्रेलिया को मारने कमर के भाई, सलीम मलिक भी थे वर्ल्ड कप में। 99 का वर्ल्ड कप भी उनका इसी तरह बड़ा सा खामोश वर्ल्ड कप गुजरा।
और या 92 के वर्ल्ड कप में भी सलीम मलिक कुछ नहीं कर सके। मैं ऑब्वियसली उस तरफ नहीं जाऊंगा जो उन पर आज तक आजकल इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन ये भी कितना बड़ा एक बैक लैश था पाकिस्तान के लिए कि सलीम मलिक उस जमाने में एक बहुत मुस्तनद बैट्समैन थे, लेकिन 92 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही ऑफ कलर। ये वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड, सलीम मलिक। स्पेशली इन ओडीआईज। अनफॉर्चुनेट के जिस तरह से वो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम से बाहर हुए मुख्तलिफ इल्जामात की वजह से, और वही ग्रेसफुल बैट्समैन, मैं समझता हूँ सबसे पाकिस्तान का जो ग्रेटेस्ट और एलिगेंट ग्रेसफुल बैट्समैन वो तो जहीर अब्बास थे, या वकार हसन थे, या फिर लेफ्ट हैंडर्स में गारफील्ड सोबर्स, डेविड टावर, नील हार्वे, जिनको मैंने देखा हुआ है, या भारत के वीवी लक्ष्मण, अजहरुद्दीन। लेकिन जहीर अब्बास वाज द मोस्ट एलिगेंट, द मोस्ट ग्रेसफुल बैट्समैन दैट आई हैव विटनेस्ड इन माय लाइफ इन 6 इयर्स। लेकिन मैं समझता हूँ कि सलीम मलिक बहुत ही स्टाइलिश थे। क्या लगता है सर, 92 के वर्ल्ड कप में वो बिल्कुल बुझे बुझे दिखाई दिए, फॉर्म बिल्कुल ही नहीं थी। हालांकि बहुत 92 का वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बहुत ही लोगों को पसंद आया था कि हर टीम ने हर टीम से खेलना था और बहुत लंबा वर्ल्ड कप था। मतलब पाकिस्तान ने वाकई अच्छी रिकवरी करके एक बड़ी मेहनत से उस वर्ल्ड कप को फिनिश किया और एक डिजर्विंग चैंपियन से। सलीम मलिक, क्या लगता है, आप मिलते थे टीम से रोज, कितनी परेशानी होती होगी उस वक्त इमरान खान को या टीम मैनेजमेंट को जब सलीम मलिक जैसा प्लेयर बिल्कुल ही रन ना कर रहा हो? देखिए, ये मेंटल टॉर्चर होता है एक कामयाब बैट्समैन या बॉलर के लिए कि उसको रन नहीं बन रहे हो या विकेट नहीं मिल रहे। एक जमाना था कि ग्रेग चैपल जैसा ग्रेट बैट्समैन, वो लगातार 5-0 बना गया टेस्ट मैच में। सही। लेकिन उसको बार बार लोग खिलाते रहे, फिर वो फॉर्म में आ गया। तो सलीम मलिक कोई जरूरी नहीं था कि सलीम मलिक भी उसी तरह परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड कप में जिस तरह जावेद मियादाद या इमरान खान खुद एज ए बैट्समैन, फ्रंट लाइन बैट्समैन आ गए थे बैटिंग करने, या रमीज राजा ने सेंचुरी क्राइस्ट चर्च के मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मार दी थी। तो ये डिस्कार्ड नहीं कर सकते सलीम मलिक के कंट्रीब्यूशन को एज ए बैट्समैन। बहुत सारे ऐसे मौके थे उनको स्कोर कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर सके। अनलकी रहे। आमिर अनफॉर्चुनेट सोहेल बीइंग अ यंग ऑलराउंडर, और हमने देखा ऑस्ट्रेलियन के विक्टर के बाद भी जाके उनका चूंकि बैकफुट बहुत अच्छा था, कट पुल अच्छा कर लेते थे, अच्छी परफॉर्मेंस दी। गो के वो सेमीफाइनल फाइनल में अनलकी रहे, रमीज राजा भी फाइनल में रन नहीं कर सके, लेकिन जब हम टूर्नामेंट में जब हमने कमबैक करना शुरू किया तो रमीज राजा और फिर आमिर सोहेल की कंट्रीब्यूशन, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उनके 70 और रन थे, वो बड़े क्वालिटी और बड़े टाइमली रन थे फॉर पाकिस्तान। तो आमिर सोहेल भी एक ऐसी बैकबोन बाद में पाकिस्तान टीम की बने। गो के वो और सही नंबर बाद में बड़े ओपनिंग प्लेयर बने, लेकिन आमिर सोहेल की कंट्रीब्यूशन भी इन पैचेस बहुत वाइटल थी, और स्पेशली उन्होंने जो रन्स किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक सेंचुरी भी थी उनकी, वो बड़े कमाल के रन थे। देखिए गफार, आप दुनिया की कोई टीम उठा के देख लें किसी भी फॉर्मेट में, वो अच्छे अच्छे बैट्समैन फेल हो जाते हैं, और ऐसे जिससे आप एक्सपेक्ट न कर रहे हो वो परफॉर्म करते हैं। मैं समझता हूँ कि आमिर सोहेल का जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ही समझता हूँ वैल्यूबल और यूजफुल था। एक तो अटैकिंग बैट्समैन, टेम्परामेंटल बैट्समैन, और ही कुड टर्न द गेम ऑन आइदर साइड with his batting or with his occasional bowling as well. Good fielder as well, Amir Sir. लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूटर थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप की विक्ट्री में, अगर आप देखें और उनका जायजा लें, बार बार रिसर्च करें, तो वो इमरान खान की कप्तानी, उनकी लीडरशिप, उनका बार बार ये कहना कि वी आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप, ये अपनी टीम को यकीन दिलाना कि अभी हम हारे नहीं हैं, हम जीत भी सकते हैं। फिर मियादाद था कंट्रीब्यूशन एज ए बैट्समैन, फिर वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद। आप देखिए मुश्ताक अहमद की एक बॉल ने काया पलट दिया ग्राहम हिट को। बिल्कुल, उन्होंने ऐसी गेंद की वर्ल्ड कप के फाइनल में कि उसको पता तक नहीं पड़ा कि ये बॉल किधर जाएगी। बिल्कुल ठीक। और बच्चों के सामने वो एलबीडब्ल्यू हो गया मुश्ताक अहमद की गेंद। मैं समझता हूँ कि वो एक बॉल, जिस तरह 2 बॉल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हमेशा दिखाई जाएगी और देखी जाएगी वसीम अकरम की पाकिस्तान की जीत में, उसी तरह मुश्ताक अहमद की वो डिलीवरी जिसपे उन्होंने ग्राहम हिट को गोगली मार के एलबीडब्ल्यू किया, वो कभी हम लोग भुला नहीं सकेंगे। कमर भाई, फाइनल में जब आखिर में अगर फाइनल की दोबारा बात करें, टॉस हुआ तो इमरान खान, मतलब ग्राहम बूच तो वही अपनी यार जो ब्लू शर्ट थी, किट थी, वो पहन कर आ गए। खान साहब का ग्रीन ट्राउजर है, ऊपर उन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, ऊपर टाइगर बना हुआ है, और ये हमने बहुत कम ही देखा कि कोई अपनी ऑफिशियल किट के बगैर, ये क्या मतलब आप
वहां मौजूद थे। इमरान खान साहब क्या मैसेज दे रहे थे, उन्होंने लगता है वो साइकोलॉजिकल एक गेम खेला, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, बड़ा रिलैक्स आया बहुत, जैसे वो विव रिचर्ड्स की एक बड़ी कैजुअल वॉक, लेकिन बड़ा कैजुअल लेकिन एक बड़ा दबंग स्टाइल। ये जो टाइगर वाली शर्ट पहन के आना और टॉस में बड़े कॉन्फिडेंस दिखाई देना, आई थिंक इमरान ने तो काफी हद तक यही इंग्लैंड को साइकोलॉजिकली हिट किया, फिर टॉस भी जीत गए। देखिए, मुझे तो खुशी है कि कम से कम वो ट्रैक सूट पहने हुए थे, और आप हैरान हो जाएंगे अभी कि टेस्ट मैच जैसे, यानी रेपुटेशन की क्रिकेट और क्लासिक क्रिकेट, मदर ऑफ ऑल क्रिकेट के अंदर इमरान खान नेकर पहन के टॉस करने आ गए टेस्ट मैच में गयाना के जॉर्ज टाउन के टेस्ट में। अच्छा, वहां भी लगता है वो विव रिचर्ड्स को नेकर इम्प्रेस करना चाह रहे थे कि आप दबाएंगे तो मैं भी हूँ। और 5 वनडे वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान हार चुकी थी, राइट ऑफ हो गई थी, और इमरान ने यह भी कह दिया कि मैं जावेद मियांदाद को बैट्समैन नहीं मानता, इसलिए कि जब तक कि ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे या टेस्ट में सेंचुरी नहीं मारेंगे, मैं ये बैट्समैन। ठीक है। जावेद मेरे कमरे में आए और उन्होंने कहा, कमर भाई आपने ये देखा कि आपके कप्तान ने क्या कहा है? मैंने कहा भाई मैंने सब कुछ सुन लिया है, देख लिया है, अब तुम जरा कुछ काम दिखा दो। जावेद ने पहली सेंचुरी मारी वनडे में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उसके बाद टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म कर दिया जॉर्ज टाउन का। 5 वनडे हारने के बाद पाकिस्तान टेस्ट जीत गया। जावेद ने 100 कर दिया। कटले अम्ब्रोज का टेस्ट डेब्यू था, और वो देखने काबिल टेस्ट डेब्यू था कि जावेद मियांदाद, उस जमाने में बाउंसर पे कोई वो नहीं था, लिमिटेशन। कटले अम्ब्रोज डेब्यू कर रहा था, उसको पता नहीं था कि जावेद का पोटेंशियल क्या है। ही इज अ फाइटिंग मैन। उसने बाउंसर मारा, जावेद ने चौका मारा। उसने दूसरा बाउंसर मारा, जावेद ने फिर उसको चौका मारा। और जब वो वापस जाने लगा बॉलिंग मार्क पे गेंद करने के लिए, तो जावेद हाफ पिच पे खड़ा हो गया, और जब वो पलटा तो उसने उसको इशारा किया, एक बाउंसर और मारो मुझे तो। अच्छा। और उसने इसको एक बाउंसर और मार दिया, तो तीसरा चौका, और उसने 100 कर दिया। न सिर्फ 100 कर दिया पहली दफा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और सेकंड टेस्ट में भी 100 कर दिया। तकरीबन मैच जीत गए थे हम, वो भी। वो तो कुछ अंपायरी का मसला, हमेशा से कुछ वेस्ट इंडीज में गलत मौके पे जावेद मियांदाद आउट हो गया। लेकिन जावेद ने फिर आके मुझे कहा भी कि अब जरा कप्तान से पूछिए कि बैट्समैन जावेद मियांदाद है या कौन है। वाह। लेकिन कैप्टन पहन भी के कहते टॉस थे कि करने आ अपने गए थे इमरान खान बेस्ट साहब। प्लेयर से जो है ना वो परफॉर्मेंस निकालना। आखिर में जो टॉस की बात थी, और 92 के वर्ल्ड कप की की मोमेंट्स बहुत सारे थे कमर भाई। ऑब्वियसली पहले रमीज और जब आमिर आउट होते हैं तो बहुत ही स्लो स्टार्ट, मुझे याद है पाकिस्तान के शायद 30 ओवर में जाके 100 रन हुए थे, तकरीबन 29 ओवर में। तो लोग ये समझ रहे थे भाई ये तो बहुत ही स्लो खेल गए हैं, मतलब ये हमारे बुजुर्ग दोनों खिलाड़ी। लेकिन फिर इंतमाम, वसीम अकरम, और फिर नीचे बहुत अच्छी फ्लरिश हुई। आप क्या समझते हैं, जब बहुत स्लो खेल रहे थे इमरान और जावेद, आपको भी लगा था एक लम्हे पर, आपने रियलाइज किया कि कहीं बहुत स्लो तो नहीं खेल गए, या एक परफेक्ट कैलकुलेशन थी और एक बहुत ही जबरदस्त एग्जीक्यूशन कर गए? पता था इनको कि नीचे हमारे पास पोटेंशियल स्ट्रोक मेकर्स हैं, जिनमें ऑब्वियसली इंतमाम थे, वसीम अकरम ने लाठी चार्ज किया आखिर में आके, थोड़ा सा उससे पहले बाकी प्लेयर्स भी अच्छा खेले। तो बहुत ही स्लो लेकिन स्टेडी प्लानिंग बाद में प्रूव हुई वो। देखिए, इमरान की स्ट्रेटेजी मैं समझता हूँ एज ए कैप्टन इस वर्ल्ड कप में कमाल की थी। आप जो कुछ भी कहें, जो भी इनको गाइड कर रहा हो या खुद उनकी सोच हो, कि वो बैटिंग करते थे 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे, 5वें नंबर पे, लेकिन उन्होंने अपने को प्रमोट कर लिया। वो चौथे नंबर पे कभी आ जाते थे, कभी 5वें नंबर पे आ जाते थे। और जावेद मियांदाद के साथ उनकी पार्टनरशिप काफी, मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिश हो गई थी। और वो ये समझ रहे थे कि जब तक कि शुरू में स्टेडी पाकिस्तान की टीम अपने को स्टेबलाइज नहीं करेगी बैटिंग में, तो आखिर के जो टेल एंडर्स हैं वो शायद इसको बर्दाश्त ना कर सके। द रीजन भाई, जिस आपने सवाल किया ना कि मुझे कैसा लगा, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया कि ये कर क्या रहे हैं। एग्जैक्टली। कि इतने स्लो तरीके से ये बैटिंग कर रहे हैं, तो ये 260 का को चेज कर रहे हैं, व्हाट विल दे डू इन द एंड। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही सेंसिबल किस्म की पार्टनरशिप थी, जिसका फायदा उठाया हमारे 2 बैट्समैनों ने। एक तो तेजी से आके रन बना गया वसीम अकरम, उसके बाद इंजमाम ने 37 बॉल में 60 कर दिए। उसके बाद मोइन खान ने आती अटैकिंग क्रिकेट शुरू कर दी, और एक इस तरह का मैच विनिंग छक्का कमर मारा भाई एक्स्ट्रा टाइम। सेमीफाइनल में जो हुआ, यही चीज मैं फाइनल के हवाले से पूछ रहा था, वही सवाल दोबारा कर लेता हूँ
फाइनल में भी जब आमिर और रमीज जल्दी आउट हुए तो बहुत ही बॉक डाउन कर लिया, बहुत ही स्लो, कहते हैं ना वो एंकर ड्रॉप कर दिया जी मियादाद और इमरान ने। और लग नहीं रहा था कि ये टीम को बड़ा स्कोर करेगी, क्योंकि दोनों ने तकरीबन 29 या 30 ओवर तक गालमन 100 या 120 रन थे। आखिरी 20 ओवर में डबल किया पाकिस्तान ने, तकरीबन 120-30 रन ऐड किए। फाइनल में जब 250 बना, 249 फॉर समथिंग पाकिस्तान ने फिनिश किया। आप या उस वक्त तो मैंने 250 बहुत ही गेटेबल टोटल नहीं था, एक मैच विनिंग टोटल होता था। जा कर दी कि क्राउड पे सख्ता तारी हो गया था एक तरह का। इसलिए मेजोरिटी ऑफ क्राउड जो थी ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट में थे पाकिस्तान के, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान किसी तरह से जीत जाए। और ये असल में पाकिस्तान ने कितने 240 या 249 रन 49 किए थे, 250 का हदफ था। जी हाँ, जी हाँ। तो उस वक्त उस जमाने में ये 240-50 रन 50 ओवर के गेम में बहुत बड़ा स्कोर होता था। और जिस वक्त मैं आपको एक और कहानी सुना दूं, ये चूंकि आपका प्रोग्राम इसका दिलचस्प है कि जब चेस करने आए इंग्लैंड वाले और बोथम को कॉट बिहाइंड दिया गया, तो वो सख्त नाराज हुए। बिल्कुल। और वो जब जाने लगे बल्ला बल्ला बगल में दबाकर ग्लव्स को हाथ से खींचते हुए, तो शॉर्ट लेग पे आमिर सोहेल खड़े हुए और आमिर सोहेल ने कुछ कहा होगा, तो बोथम एकदम से पलट के उनको बल्ला दिखाया और कुछ कहा और कुछ गर्मा गर्मी हुई। तो क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस कमेंटेटर बर्तानिया के बीबीसी के, वो फौरन मेरी टाइपराइटर की तरफ लपके और उन्होंने कहा कि कमर हाउ वेल डू यू नो आमिर सोहेल। तो मैंने कहा भाई मैं आमिर सोहेल को अच्छी तरह जानता हूँ, क्यों क्या बात, इसने क्या कहा होगा बोथम को जो बोथम इतना नाराज हो गया। तो मुझे ये मौका मिल गया स्कोर सेटल करने का, और मैंने क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस को कहा कि नोइंग आमिर सोहेल को जानते हुए मैं समझता हूँ कि बोथम से कहा होगा अब अपनी मदर इन लॉ को अपनी सास को भेजें आप बैठे। उनका बड़ा एक इनफेमस बयान था ये एक इनफेमस बयान था बोथम का एक जमाने में पाकिस्तान में, बिल्कुल कि पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर यू सेंड योर मदर इन लॉ एक्सपेंसेस कमर पेड। भाई, आई डोंट नो कि उनकी फिर मदर इन लॉ ने बाद में उनको क्या बोला होगा। मैं आपको तो मैं बताता हूँ माइंड किया होगा भाई, ये। क्यों आपने मुझे नहीं नहीं मतलब मैं आपको इतना। नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ। टैबलॉइड प्रेस बर्तानिया क्या आपको पता है कि दे डिश आउट मनी, 3.5 मिलियन सर्कुलेशन होती है एक अखबार की एक दिन में 3.5 मिलियन। उन्होंने फिर एक टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के जिसमें नासिर हुसैन आए थे कैप्टन होके 2000 में, उन्होंने बोथम की मदर इन लॉ और उनके फादर इन लॉ को हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पाउंड देकर पाकिस्तान लेकर आए। ओ इसी उनको टेस्ट सीरीज फैसलाबाद का दिखाया, लाहौर का दिखाया, और जाते वक्त गौतम बोथम की साथ थे मदर कि इन नहीं लॉ थे सर? है। गौतम खुद आए थे? बोथम उस टेस्ट सीरीज मुझे याद नहीं है टू टेल यू द ट्रूथ, जी ओके। लेकिन वो लेकर आए उनकी मदर इन लॉ और उनके फादर इन लॉ, और बहुत ही शोर हुआ इंग्लैंड के टैबलॉइड में कि इनकी मदर इन लॉ और वो जा रहे हैं। और जब वो वापस जाने लगे यहाँ से पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज के बाद, तो बोथम की मदर इन लॉ ने, सास ने, ये बयान दिया कि पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है जाने के लिए और घूमने के लिए और क्रिकेट देखने के मतलब गौतम साहब की घर में भी इज्जत ना रही 92 वर्ल्ड कप के बाद। लिए। यानी ऑब्वियसली ये यू आर द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, नो क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम। ये एक तारीख का गफार, ये तारीख का हिस्सा है, ये फैक्ट है। और आपने जो ये गौतम का सारी जिक्र किया, मुझे लगता है कमर भाई मेरा सवाल था, आपने बिल्कुल सही उस जगह खुद पहले पहुंच गए। आई थिंक वो जो डिसमिसल था गौतम का, बड़ी हद तक उसने मैच पाकिस्तान के हक में उस वक्त ही कर दिया था, जो कि गौतम एक ऐसे प्लेयर थे जो अटैक करते थे। अगर वो कहीं शुरू के 10 ओवर में वसीम अकरम पर या आके पर या इमरान पर अटैक करते तो शायद एक टोन सेट होती। आई थिंक वो जो बहुत चीपली आउट हुए, इंग्लैंड उसके बाद उठ नहीं सका। देखिए, डेंजरस प्लेयर तो बोथम हमेशा से रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो उनको उस वक्त से जानता हूँ जब ये लॉर्ड्स क्रिकेट के ग्राउंड में ये स्टाफ पे थे, ग्राउंड्समैन थे और टेस्ट नहीं खेले। मैं उस वक्त से उनको जानता था, ये वाज अ यंग बॉय इयन बोथम, और फिर वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर्स वो बन गए। लेकिन बोथम तो आउट हो गए, जिन पे सहारा था। लेकिन मुझे उस वक्त भी शक था कि ये एलन लैम और फेयर ब्रदर, बिल्कुल जो लेफ्ट हैंडर लंकाशायर, और ये लोग कहीं ना ये पार्टी गेम का स्पॉइल ना पासा हो ना जाए। पलट दे इंग्लैंड के फेवर में। लेकिन वो जो जिस बॉल ने लैम को आउट किया, मैं समझता हूँ कि उसने पूरे ड्रेसिंग रूम के इंग्लैंड का मोरल डाउन कर दिया, पूरा मोरल खत्म कर दिया उनका, कि भाई ये वसीम अकरम अब ऐसी गेंद की है कि दूसरी गेंद दूसरे पर न पड़ जाए। वुड यू बिलीव
कि अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दूसरी गेंद, मैं समझता हूँ दूसरी गेंद थी शायद, या जिसपे क्रिस लुइस आउट हुआ था, consecutive balls. लाइक ए बूमरैंग, कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक फास्ट बॉलर की गेंद इस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर से एक कर्लिंग डिलीवरी आके, वो इन सेकंड डिफेंस अपना फॉरवर्ड पैर भी रखे हुआ था, बल्ला भी रखे हुआ था, और ही वाज बोल्ड। वहीं पर मैं जब पलटा, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिस्तान के जर्नलिस्टों के पीछे जो बैठे हुए थे प्रेस बॉक्स में, और सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खामोशी से देख रहे थे, जिनको मैं अंदर लेके आ गया था, तो क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस ने मुझसे कहा कि कमर, व्हाट डू यू थिंक नाउ? मैंने क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस से कहा, आफ्टर दीज 2 विकेट्स आई थिंक यू हैव लॉस्ट इट, राइट, यू हैव लॉस्ट इट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आपको मैं बयान नहीं कर सकता मेरी खुशी, पाकिस्तानियों की खुशी और ऑस्ट्रेलियन क्राउड की खुशी को। वो सिर्फ वही बयान कर सकता है जिसने अपनी आंखों से ये चश्मदीद गवाह हो इन सब चीजों। एक जबरदस्त सीन जिसकी तस्वीर भी मैं लगाऊंगा कुछ देर में, आप स्क्रीन पे देख लेंगे जब ये यूट्यूब पे जाएगा। जो जीतने के बाद इमरान जा रहे हैं और जावेद पीछे से आके उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, वो पीछे मुड़ते हैं और दोनों बहुत ही जबरदस्त किस्म की झप्पी मारते हैं। मेरे ख्याल में तो कमर भाई, बीइंग अ फैन और ऑब्वियसली बाद में जब जर्नलिस्ट बने, लेकिन मैं उस मोमेंट को पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत और एक स्वीट मेमोरी जो है ना, और फिर इतने सालों की मेहनत, दोनों ने पाकिस्तान क्रिकेट को ऑब्वियसली जहीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, जितने बड़े प्लेयर्स रहे, माजिद खान, लेकिन इन दोनों ने जितनी मेहनत की 80s के अंदर कि हम कोई बड़ा टाइटल जीत जाएं, दैट वाज आई थिंक 92 का वर्ल्ड कप वाज अ लिटमस टेस्ट कि वहां पे इन दोनों ने उस फाइनल को भी बड़ी अच्छी तरीके से खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया। और वो जो मोमेंट है, आई थिंक वो इतने सालों की मेहनत का हासिल था। देखिए, ये मोमेंट 1975 के वर्ल्ड कप में भी आ सकता था, इसलिए कि अगर आपको याद हो कि एंडी रॉबर्ट्स को और उसको डेरेक मरे को आउट नहीं कर सके हमारे जो बॉलर्स थे नवी विकेट की एडबेस्टन के मैच। 10वीं विकेट की पार्टनरशिप थी, वो नवी विकेट की नवी विकेट पार्टनरशिप की। थी मेरे ख्याल। हाँ, जी हाँ, हारा अगर हुआ वो मैच होते तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान पहुंच जाता सेमीफाइनल, फाइनल जो भी था, और हो सकता है वर्ल्ड कप भी शायद जीत जाता। लेकिन ये मैंने पाकिस्तान के अप्स एंड डाउन टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े देखे, और लेकिन जो खुशी मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप जीतने की थी, वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट कि मैं जिंदगी में कभी इस लम्हे को अपने जहन से हटा नहीं सकता। और कमर भाई, जो सीन्स पाकिस्तान मैंने देखे, क्रिकेट भी तब्दील हुई, हमें एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम वर्ल्ड बीटर्स हैं, हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। और फिर वही 92 की टीम बिल्कुल 99 तक और उसके बिल्कुल आगे सही तक कह रहे भी हैं आप। एक बहुत ही स्टैब्लिश टीम बनी वनडे के अंदर। ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी, आई रियली रिग्रेट के वो कंट्रोवर्सीज आज तक पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन वो जो क्वालिटी इमरान 92 के वर्ल्ड कप में दे गए थे, जिन बच्चों को उन्होंने ग्रूम किया था, वो तमाम सुपरस्टार बने। आमिर सुहेल बहुत अरसा खेले, और साथ साथ आकिब जावेद बहुत अच्छे फास्ट बॉलर बने। वसीम अकरम तो खैर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तान और फिर दुनिया के फास्ट बॉलर। वो जो आई थिंक इमरान ने 92 के वर्ल्ड कप में सिर्फ टीम को जितवाया नहीं, टीम बनाकर दी, और फिर उसके बाद ऐसी टीम दोबारा नहीं मिली हमें। देखिए, इमरान लेड बाय एग्जाम्पल जिसे कहते हैं, कि कप्तान आपका परफॉर्म कर रहा हो ऐसे बैट्समैन, या वो अगर बॉलर है या अगर ऑलराउंडर है। सबसे बड़ी बात यह कि इमरान तो ऑलराउंडर है, एंड ही डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर ऑफ हिज टाइम। तो जब कप्तान एक रोल मॉडल बन जाए आपका और वो परफॉर्म कर रहा हो, तो वो एक्सपेक्ट ये करता है कि उसके जो टीम के मेंबर्स है वो भी उसको इसी तरह से फॉलो करें और कामयाबी के साथ विकेट लें या स्कोर करें। अब देखिए, वसीम अकरम, वन ऑफ द चार्जेस of Imran Khan as a fast bowler. He was the most successful bowler of 92 World Cup. Like Javed Miandad was the second best batsman of the World Cup. तो ये ऐसे नहीं होता है, इसमें कप्तान का हाथ बहुत बड़ा होता है। वो इसमें इमरान खान का मैं उसको क्रेडिट जरूर दूंगा कि he was not all perfect like all of us, लेकिन ये कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है वर्ल्ड कप जीतने का, which we got to accept. और ये जो बार बार आप लोगों से अफवाहें दुनिया में सुनते रहते हैं, इधर की उधर की, मैच फिक्सिंग की और स्पॉट फिक्सिंग की, बॉल टैंपरिंग की, ये सारी चीजें, इसमें चूंकि जुए का आंसर बहुत बड़ा है दुनिया के अंदर, जब से क्रिकेट का खेल
17 सेंचुरी से डेवलप हुआ है, तो इसकी पॉपुलैरिटी जुए की वजह से हुई थी। आप हिस्ट्री पढ़ें इस गेम की, इसलिए कि लॉर्ड लेडीज एंड जेंटलमैन विलायत के या राजे महाराजे जुआ बड़ा खेलते थे। तो ये डेवलप इसी तरह ये गेम हुआ है। लेकिन मेरा जो तजुर्बा ये कहता है कि लोगों को, खिलाड़ियों को, टीमों को बदनाम करने वाले वो लोग ज्यादा होते हैं जो बहुत बुरी तरह पैसे हार जाते हैं। तो जुआ खुद खेलते हैं और पैसे हार जाते हैं। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जुआ नहीं होता है, बिल्कुल होता है। बाज मैचों में मैच फिक्सिंग भी होती है, स्पोर्ट्स फिक्सिंग तो आम है, आज से नहीं 17वीं सेंचुरी से है। विलियम लैम्बर्ट जो खिलाड़ी था हैम्पशायर ससेक्स मिडिलसेक्स का, उसको लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से 1817 में बैन कर दिया गया था मैच फिक्सिंग पे, 1817 में। तो ये कहानियां जब तक क्रिकेट का खेल चलता रहेगा और जब तक किस बॉल से हम गेंद करते रहेंगे तो लोग ये भी कहेंगे कि बॉल टेम्परिंग हो रही है। जब बॉल टेम्परिंग एक आर्ट बन गया, सरफराज नवाज ने जब सिखा दिया लोगों को कि किस तरह रिवर्स स्विंग होती है, तो जब काउंटी क्रिकेटर्स को सिखा दिया, ऑस्ट्रेलियंस को सिखा दिया, सबको सिखा दिया हमारे बॉलरों ने, तो अब ये एक आर्ट फॉर्म बन गया है। अब कोई नहीं कहता कि ये बॉल टेम्परिंग होती है। तो ये सब एक कहानियां आप सुनते रहे। खेल का एक ये भी एक दिलचस्प पार्ट है जिसपे बहुत लंबी, मैं समझता हूँ, आपके प्रोग्राम हो सकता है। बिल्कुल ठीक। कमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के हवाले से मैंने बात की, जावेद मियांदाद, इमरान खान की जो स्ट्रगल थी, 92 का वर्ल्ड कप उनका एक परफेक्ट उनको रिवॉर्ड मिला। और आई थिंक आपने भी जितनी मेहनत की क्रिकेट के अंदर, सहाफत के अंदर, आई थिंक उसका जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मुझे लगता है कि जब भी हम 92 वर्ल्ड कप की जीत की खबर को गूगल करते हैं तो डॉन का जब पेज आता है तो उसकी फ्रंट पेज पे वो खबर और आपकी बाई लाइन, तो आई थिंक वो जो एक मोमेंट कैप्चर होना था वो आपके लिए भी हुआ। तो उसके लिए आपको मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूँ कि उस जमाने में पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में सबसे बड़ी खबर और वो आपकी बाई लाइन हो। आई थिंक दैट शो द ग्रेटनेस और आपकी जर्नी, आपकी सक्सेस। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए बेस्ट विशेज। आपकी किताब मैं पढ़ता हूँ, अभी कुछ हिस्सा रह गया है लेकिन बहुत ही मजे की है। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ। और इसी तरह हमें आप जो है वो किस्से और सारी फैक्ट और हम स्टोरीज जो है वो बताते रहें और हम मुस्तफीद होते रहें। आई एम ग्लैड दैट आई वाज वन ऑफ द आई विटनेसेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे लेकर वर्ल्ड कप की कहानी सुनी। और आइंदा इंशाल्लाह कभी भी आप जरूर कोई प्रोग्राम करें तो मैं हाजिर हूँ। नहीं नहीं, और बहुत बहुत इसलिए कि शुक्रिया। जो इंशाल्लाह ईद क्रिकेट के मैंने बाद 50 से लेके अब तक फोन पे देखी है, कमर भाई को मैं हमेशा अभी बुलाता तक रहता हूँ, रिप्ले में आते हैं कमर भाई। और इंशाल्लाह ईद के बाद कमर भाई तो आप तैयार रहिएगा, तो दोबारा स्टूडियोज में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितने देखने वाले हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब। और 92 के वर्ल्ड कप की यादों पे जो आपके फीडबैक हो अपने कमेंट्स में जरूर देखिएगा। पेज को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कमर भाई की जो स्टोरीज हैं ये मुझे आज मैंने वो कहते हैं ना बहुत बड़ी एक स्टोरी को बहुत थोड़े वक्त में 30 मिनट में हमने समझने की कोशिश की, लेकिन जो सुनेगा तो आई थिंक उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा ही होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। कमर भाई आपका अगेन बहुत शुक्रिया। सब देखने वालों का भी अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।